गुड इवनिंग एवरीवन। बताओ बच्चों, तो कल तक क्या पढ़ लिया आप लोगों ने? ऑनलाइन अवेलेबल स्टूडेंट्स को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए तो बताइए, लास्ट लेक्चर तक क्या पढ़ लिया आप लोगों ने? वॉट वी वर डन टिल लास्ट लेक्चर। सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये सिखाने की कोशिश की कि व्हाट शुड बी द अप्रोच टूवर्ड लर्निंग रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडी। मैंने कहा कि आप कुछ भी तरीका अपनाएं, एक बात आप ध्यान रखिएगा, वॉट एवर यू ऑप्ट फॉर, आप कोई भी तरीका अपनाएं, ध्यान रखिएगा ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको एक्ट वाइज मूव करना पड़े। मतलब कंपनीज एक्ट in relation with its non-compliances and remedies, and thereafter SEBI Act in relation with its non-compliances and remedies, और उसके बाद मुझे बोल देना चाहिए कि SCRA then FEMA, this is how you need to move on। इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़े, करेक्ट। और मैंने यही कारण था कि पूर्वी कहाँ से शुरुआत कर दी, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम, बोलो मैंने कहाँ से शुरुआत कर दी, तो मैंने कंपनीज एक्ट से शुरुआत कर दी। आई स्टार्टेड विद कंपनीज एक्ट 2013, बोलिए। एंड देयर इन सबसे पहले मैंने रेगुलेटरी जो एक्शन लेने की बातचीत की थी वो थी इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी, और मैंने क्या बता दिया पूर्वी कि इट इज़ सेक्शन 206 दैट वी नीड अपॉन। तो 206 में ये बातचीत की गई है कि व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच इंस्पेक्शन कैन बी डन, किन किन कारणों पर इंस्पेक्शन किया जा सकता है, ठीक। देयर आफ्टर मैंने जो बातचीत की, मैंने आप लोगों को ये भी सिखा दिया कि, बोलो बच्चों, कि अगर इन ग्राउंड्स के अलावा एक और एक्शन लेना है तो इंक्वायरी है, जिसको लेकर मेरे पास कितने ग्राउंड हैं, तो मैंने कह दिया था कि I am having Purva 4 grounds to start or to conduct inquiry। बोलिए हाँ या ना। मेरे पास 4 ग्राउंड्स हैं अगर मैं क्या शुरू करना चाहता हूँ, मैं अगर इंक्वायरी शुरू करना चाहता हूँ तो आई एम हैविंग। और सबसे पहले मैंने ये बातचीत की हर्षिता कि पहला ग्राउंड है कि अगर आपने अनलॉफुली या फ्रॉडुलेंटली बिजनेस को कंडक्ट किया, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ग्राउंड देयर इन। देयर आफ्टर मैंने ये बातचीत कर ली आप लोगों से कि अगर मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ग्रीवियंसेस को रिड्रेस करने को तैयार ही नहीं, या फिर लॉ का वायलेशन कर रहा हूँ लगातार, तो आरओसी मुझे नोटिस देकर, अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देकर मेरे अगेंस्ट क्या कर सकता है, इंक्वायरी शुरू। पर मैंने कहा था कि सिर्फ आरओसी करेगा, तो ऐसा नहीं है। हुसैना मुझे बोल देना चाहिए कि सिर्फ यह अथॉरिटी आरओसी के पास है, तो ऐसा नहीं है। दिस कैन ऑल्सो बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और वह ऐसे केस में इंस्पेक्टर को भी अथोराइज कर देगा कि आप क्या करें, इंक्वायरी करें। बात समझ में? वी फर्दर मूव्ड, हम लोगों ने और बातचीत की, तो मैंने कहा कि इंस्पेक्शन वैसे तो आरओसी ही कर सकता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट क्या, मैंने ये आपको क्लियर कट कह दिया कल कि स्टेचुटरी अथॉरिटीज़ भी कर सकती है, और मैंने आप लोगों को ये भी कह दिया कि अपार्ट फ्रॉम इट कौन कर सकता है, इंस्पेक्टर भी कर सकता है, बट ये तभी कर पाएंगे जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अथोराइज़ किया। तो इंस्पेक्शन करने वाले पूर्वी पटाक मैंने कह दिया कि यहाँ पर 3 लोग हो गए, और जबकि इंक्वायरी करने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 2 है। मेरी बात समझ में आई? इंस्पेक्शन करने वाले जो 3 लोग हैं वो आप जानते हैं कौन कौन से होंगे दोस्तों, आरओसी, इंस्पेक्टर और स्टेचुटरी अथॉरिटी। बट व्हेन इट कम्स टू इंक्वायरी, तो मुझे हुसैना कह देना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकते हैं, या तो इंस्पेक्टर कर सकता है या आरओसी कर। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, इस सेक्शन में कल मैंने वीरेंद्र एक बात बहुत खास बोली थी आप लोगों को। कौन सी बात थी, ध्यान से सुनिएगा।
कि अगर मैंने क्या किया है, इंस्पेक्शन की शुरुआत करनी है और मैं कौन हूँ, आरओसी, तो आई विल बी गिविंग नोटिस देयर ऑफ शमसा। मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, इसका नोटिस देने वाला हूँ। और किसको ये नोटिस देने वाला हूँ मैं, तो मुझे कहना चाहिए कि कंपनी को, कि आप मुझे इंफॉर्मेशन दीजिए, आप मुझे एक्सप्लेनेशन दीजिए, या आप मुझे क्या कीजिए, इंफॉर्मेशन दीजिए या एक्सप्लेनेशन दीजिए, या फिर मुझे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, अगर मुझे इंफॉर्मेशन या मुझे डॉक्यूमेंट या फिर मुझे, अगर ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस इंस्पेक्शन के लिए नहीं, मतलब प्रोवाइड नहीं कर किए गए, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं की गई, तो क्या एक्शन में ले। तो अब आगे जो बात कर रहे हैं वो है बच्चों पेनल प्रोविजंस की, पनिशमेंट। ठीक है, आज इस शब्द पे भी चर्चा होगी बच्चों की व्हाट यू मीन बाय पनिशमेंट। पनिशमेंट से आपका अभिप्राय क्या है, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन। तो उनका कहना है कि फाइन, अप टू ₹1 lakh, and in case of continuous default ₹500 पर डे। का मतलब ये हुआ कि मुझे अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा पूर्वी, इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर मी, कि मुझे अब ये ज़रूरी है कि मैं क्या करूँ, पेनल्टीज़ और पनिशमेंट भी याद करूँ। ठीक है, इट बिकम्स वेरी मच नेसेसरी कि अब मुझे पेनल्टीज़ पनिशमेंट याद करना पड़ेगी। पर ये पनिशमेंट कब है, वेयर इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, या फिर मुझे कहना चाहिए डॉक्यूमेंट आर नॉट सो प्रोड्यूस। जब मैंने इंफॉर्मेशन नहीं दी, जब मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिए, जब मैंने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किए गए, तो मेरे अगेंस्ट क्या एक्शन ली जा सकती है ये बताया गया है। करेक्ट। अब मैं अगर ये बातचीत करूं कि व्हाट बेसिकली डिफरेंस लाइज, कि किस तरह का डिफरेंस बच्चों लाई करता है यदि मैंने क्या किया है, पनिशमेंट को समझाने की कोशिश की है और पेनल्टी को समझाने की कोशिश की है, तो हाउ बेसिकली दे डिफर्स फ्रॉम ईच अदर। पनिशमेंट क्या होगा और पेनल्टी क्या होगी। तो पूर्वी आप जानती हैं कि अगर मैं पनिशमेंट की बात करता हूं हुसैना, जब मैं पनिशमेंट की बात करता हूं तो इट इज़ डेफिनेटली क्रिमिनल इन नेचर। एक बात ध्यान रखिएगा, इट इज़ क्रिमिनल इन नेचर। तो अगर मैं, ध्यान से सुनिएगा, शब्द फाइन यूज़ कर लेता, या जब मैं शब्द इम्प्रिजनमेंट यूज़ कर लेता, तो मैं उसे पनिशेबल वर्ड के थ्रू ही रिप्रेजेंट करूंगा, पनिशेबल के थ्रू ही इसे मैं समझ कि इट इज़ पनिशेबल। पर वहीं अगर मैं शब्द कर देता हूं पेनल्टी, तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी। तो आई एम लाइबल टू मेक पेमेंट ऑफ पेनल्टी ऑफ ₹500। तो पेनल्टी के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज लाइबल, पेनल्टी के लिए जो शब्द यूज होने लगता है वो है लाइबल, जबकि फाइन और इम्प्रिजनमेंट के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज पनिशेबल। ध्यान रखिएगा, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट इज नथिंग बट कंसिडर्ड एज क्रिमिनल, व्हाइल पेनल्टी इज कंसिडर्ड एज सिविल। बोलो। तो हम सभी तरह के नॉन कंप्लायंसेस को देखने की कोशिश करेंगे, वेदर दे आर सिविल, वेदर दे आर क्रिमिनल। और यहां पर मुझे कह देना चाहिए कि अगर मैं गलती करता हूं तो व्हाट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट मी, तो आई वुड रादर से कि मेरे अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन ली जाएगी। और किस फॉर्म में ली जाएगी, फाइन के फॉर्म में ली जाएगी, जो रुपया 1 लाख रुपए तक हो सकती है। और उसके बाद अगर कंटिन्यूस बेसिस पर आई एम नॉट इंटेंडिंग टू गिव सपोर्ट टू दी अथॉरिटीज टू ग्रांट इंफॉर्मेशन, तो मुझे 500 रुपये प्रतिदिन का फाइन और लगेगा। What I am supposed to pay is 500 रुपये प्रतिदिन तक का फाइन और लगाया जाए। ठीक है, तो यहां पर मेरा एक सेक्शन 206 खत्म होता है रेगुलेटरी एक्शन में, जो दो बातों को बताता है। एक है आपका फैक्शन एंड अनदर वन इज इंक्वायरी। मेरी बात समझ में आई।
फर्स्ट वन इज इंस्पेक्शन और अनदर वन इज इंक्वायरी। ध्यान रखिएगा, जो पहला तरीका है जो मैंने आप लोगों को कह दिया वह इंस्पेक्शन और दूसरा इंक्वायरी। ठीक है, अब समझिएगा। अब यहां से हम आगे बात कर रहे हैं सेक्शन 207 की। सेक्शन 207 जो क्लियरली इस बात में विश्वास रखता है कि जो इंस्पेक्शन किया जा रहा है या जो इंक्वायरी की जा रही है उसमें आरओसी या इंस्पेक्टर के पास कौन से पावर्स होंगे। क्योंकि इंस्पेक्शन करना है तो भी आरओसी के पास पावर है, इंक्वायरी करना है तो भी आरओसी के पास पावर। इवन अगर ये इंस्पेक्शन या इंक्वायरी अगर इंस्पेक्टर के द्वारा किया जाता है तो भी उनको कुछ पावर्स दिए गए हैं। तो इस सेक्शन में हम उनके पावर्स की बात कर रहे हैं कि अगर वो इंस्पेक्शन या इंक्वायरी करते हैं तो व्हाट आर दी पावर्स विद विच दे आर वेस्टेड। ऐसे कौन कौन से पावर्स हैं जो इनके पास मौजूद हैं इन रिलेशन विद व्हाट, इंस्पेक्शन और इंक्वायरी। जो कौन कर रहा है, आरओसी या फिर इंस्पेक्टर। ठीक है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के बारे में भी मैं आगे बात करूंगा आपसे, पर अभी मैं स्पेसिफिकली किससे संबंधित बात कर रहा हूं, आरओसी और इंस्पेक्टर। बात समझ में आई? तो समझिएगा, whenever आरओसी और इंस्पेक्टर, जब भी कौन, या तो आरओसी या फिर इंस्पेक्टर कंडक्ट इंक्वायरी और इंस्पेक्शन, कंडक्ट इंक्वायरी और इंस्पेक्शन, कोई भी केस हो, किसका, संस्कृति, इंस्पेक्शन का या फिर इंक्वायरी का। ठीक है, जो कौन कंडक्ट कर रहा है, आरओसी या इंस्पेक्टर। तो इट इज मैंडेटरी, यह मैंडेटरी है कि कंपनी, ऑफिसर, एम्प्लॉई, कंपनी, ऑफिसर एंड एम्प्लॉई shall render necessary assistance। अब ये चीज़ बहुत सी नॉर्मल है, मैंने ये अक्सर आपसे बोली है कि किसी भी एक्ट में वीरेंद्र अगर इंस्पेक्शन होता है, किसी भी एक्ट में अगर इंक्वायरी होती है, किसी भी एक्ट में अगर इन्वेस्टिगेशन होती है या इवन ऑडिट होती है, ध्यान रखिएगा जिसके अगेंस्ट ये हो रहा है, वेदर इट इज इंस्पेक्शन, वेदर इट इज इंक्वायरी, वेदर इट इज इन्वेस्टिगेशन, उसको यह ऑब्लिगेशन होता है कि उसे नेसेसरी असिस्टेंस देना पड़ेगी। करेक्ट। अब यहां पर पूर्वी के मन में सवाल आ रहा है, पूर्वी ये पूछ रही है कि सर ये सेम के सेम पॉइंट मैंने 206 के सबसेक्शन 2 में भी तो पढ़ा है। कहां पढ़ा है? 206 के सबसेक्शन 2 में। जरा चेक करिए अपनी कॉपी में। कल मैंने कहा था कि अगर इंफॉर्मेशन मांगी गई है तो आपको नेसेसरी असिस्टेंस देना पड़ेगा। जो भी यहां मौजूद है, चाहे तो बेयर एक्ट से भी देख सकते हैं, लिटरली है ये। तो प्रश्न ऐसा नहीं है कि ये रिडंडेंट लग रहा है आपको। अब चाहें तो बेयर से चेक करिए बच्चों, अब चाहें तो बेयर से चेक करिए। 206 सबसेक्शन 2 में भी तो यही बात थी कि अगर वो इंफॉर्मेशन मांगता है तो हमें नेसेसरी असिस्टेंस देनी पड़ेगी। और वहीं पूर्वी में क्या कह रहा हूं कि अगर क्या किया जा रहा है, बोलो, यहां पर इंस्पेक्शन इंक्वायरी की जा रही है 207 में भी, तो भी तो नेसेसरी असिस्टेंस देनी पड़ रही है। तो एक ही चीज को दो बार लिखा क्यों गया है? आपको क्या लगता है? इज इट रिडंडेंट या कोई अंतर है? पूर्वी कुछ कहना चाहती हैं आप? क्योंकि आज पहला दिन है, संस्कृति का भी आज पहला दिन है, तो आई कैन नॉट आस्क एनीथिंग। मैं कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता आपसे, और पूर्वी से तो पूछ ही सकता हूं। एग्जैक्ट नेहल, आप सही बोल रही हैं। देयर इज नथिंग लाइक रिडंडेंसी। समझिएगा, जब आरओसी इंफॉर्मेशन मांगता है तो आपको वो इंफॉर्मेशन देनी है, दैट वाज अ सेपरेट थिंग। तब तक इंस्पेक्शन या इंक्वायरी शुरू हुआ नहीं था। और ये जो बात कर रहा है वो इंस्पेक्शन और इंक्वायरी के शुरू होने के बाद की कर रहा है। मेरी बात समझिए,
कल मैंने आपको कहा था पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन है जो किसके पास अवेलेबल है, आरओसी के पास अवेलेबल है। अभी तक इंस्पेक्शन या इंक्वायरी शुरू। तो मेरा कहना है कि संस्कृति, जब आरओसी ने आपको नोटिस भेजा है कि नहीं हमें क्या करना है, इंस्पेक्शन करना, मतलब हमें इंफॉर्मेशन चाहिए आपसे, तो आपको वो देनी, करेक्ट, वो 206 की। और अगर उसने इंस्पेक्शन शुरू कर दिया या उसने इंक्वायरी शुरू कर दी, तो ऐसे केस में क्या शुरू कर दी, इंस्पेक्शन शुरू कर दिया या फिर इंक्वायरी शुरू कर दी, तो ऐसे केस में जो नेसेसरी असिस्टेंस है वो 207 में है। तो प्लीज कीप बोथ ऑफ देम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। 206 में दी जाने वाली असिस्टेंस और 207 में दी जाने वाली असिस्टेंस में अंतर है। एक 206 में प्रायर टू इंस्पेक्शन है और एक 207 में पोस्ट इंक्वायरी या इंस्पेक्शन है। बात समझ में आई? बोलो। ठीक है साहब, तो मुझे नेसेसरी असिस्टेंस देनी है संस्कृति, क्योंकि ये तो बहुत ही एक फंडा बेसिक चलता है कि जब जब इंक्वायरी, जब जब इंस्पेक्शन, जब जब इन्वेस्टिगेशन या इवन ऑडिट, इनमें से कुछ भी किया जाए दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये तय है कि क्या होगा, असिस्टेंस तो देनी पड़ेगी। और चाहे ये मैं एक्ट हल कंपनीज एक्ट की बात करूं, चाहे मैं ये एक्ट एबी की बात करूं, चाहे मैं यहाँ SCRA की बात करूं, चाहे मैं अदरवाइज किसी और एक्ट की बात करूं, ये तय है दोस्तों कि आपको क्या करना, तो देनी पड़ेगी। ठीक, इसके अलावा और क्या, ध्यान से सुनना है अब आपको। ठीक, सच आरओसी जो क्या कर रहा है, इंस्पेक्शन या इंक्वायरी, हर्षिता, या फिर इंस्पेक्टर जो क्या कर रहा है, इंक्वायरी या इंस्पेक्शन, ठीक है, shall have right to take copy of such records। वह क्या कर सकता है, ऐसे रिकॉर्ड्स जो उसने को मिले हैं उनकी कॉपी ले सकता है, उसके पास अधिकार है पूर्वी। even for the purpose of identification can also put a mark over it, कि मैंने ये आइडेंटिफाई कर ली है, इस बात को जानने के लिए अगर सामने वाला आरओसी या इंस्पेक्टर क्या कहता है, बोलो, कि मुझे आइडेंटिफाई करना है और बाद में भी कभी भी आऊं तो मुझे चेक करना है तो वही कॉपी है या नहीं, तो उस पर मार्क कर देगा। बात समझ में आई? जैसे तुम लोगों ने एक मूवी देखी थी अली बाबा 40 चोर, याद करो, मैं घर के बाहर उसने क्रॉस लगा दिया था, नहीं देखी अली बाबा 40 चोर? तो वाकई यार एडवांस वर्जन हो, वो मूवी बहुत अच्छी थी। सर मैं जब छोटा था तब वो मैंने देखी, तब तुम भी काफ़ी छोटे, तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब सबसे खास बात यह है कि इंस्पेक्शन का पावर, या मुझे कहना चाहिए इंक्वायरी का पावर, अगर आरओसी एक्सरसाइज कर रहा है या फिर इंस्पेक्टर कर रहा है, तो यहां प्रोविजन दिए हैं। स्टैच्यूटरी अथॉरिटी अगर कर रही है तो यहां प्रोविजन क्यों नहीं दी? बोलो, क्योंकि स्टैच्यूटरी अथॉरिटी भी कर सकती है इंस्पेक्शन। कल बताया था मैंने कि इंस्पेक्शन किसके द्वारा किया जा सकता है, स्टैच्यूटरी अथॉरिटी के द्वारा भी इंस्पेक्शन किया जा सकता है। तो उसके पास वो अगर कर रही है तो कहां पावर दिए हुए हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट में पावर है ही नहीं। अरे जिस एक्ट में वो स्टैच्यूटरी अथॉरिटीज बनी है उनके स्पेसिफिक एक्ट में पावर दिए हुए हैं। अरे सेबी अगर कर रही है इंस्पेक्शन इंक्वायरी तो सेबी एक्ट में दिए हुए हैं। अरे बोलो, अगर IRDA कर रहा है तो उनके एक्ट में दिया हुआ है, अगर ट्राई कर रहा है तो उनके एक्ट में दिया हुआ है। तो फिर आरओसी के और इंस्पेक्टर के केस में यहां क्यों दिया हुआ है? क्योंकि आरओसी और इंस्पेक्टर इसी एक्ट का है। इंस्पेक्टर और आरओसी दूसरे एक्ट का नहीं है, दोनों ही यहां अपॉइंट होते हैं, तो इनके पावर तो मुझे यही लिखना पड़ेंगे ना। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो,
आरओसी मैंने यहां बनाया तो पावर यहां लिखना है, इंस्पेक्टर मैंने यहां बनाया तो मुझे यहां लिखना है, पर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मैंने यहां नहीं बनाई, वो उनके स्पेसिफिक एक्ट में बनी है, तो उनको उनके पावर वहां दे रखे हैं, तो यहां अलग से लिखने की जरूरत नहीं। क्या बात समझ में आ रही है दोस्तों? क्या संस्कृति ये बात क्लियर है? पूर्वी आगे बढ़ूं? अब समझिएगा, आज ये बात आप समझ लो कि सीखना पड़ेगी अब ये चीज, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं भी किसी भी एक्ट में आप इंस्पेक्शन के पावर एक्सरसाइज कर रहे हो, किसी भी एक्ट में कॉर्पोरेट से रिलेटेड ना, सिविल मैटर्स हैं, तो ध्यान रखिएगा इंस्पेक्शन करने के अथॉरिटी आपको पास है, पर इनको एक्सरसाइज कैसे करोगे? वैसे करोगे जैसे मतलब किसी भी एक्ट में होने वाली इंस्पेक्शन का तरीका, किसी भी एक्ट में होने वाली इंस्पेक्शन का तरीका सीपीसी का ही होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये इंस्पेक्शन किसके द्वारा किया। सेबी करेगा तो भी उसके पास सीपीसी के पावर है, आरओसी करेगा तो भी उसके पास सीपीसी के पावर है, अगर कोई भी व्यक्ति करेगा तो वो सीपीसी के पावर को ही एक्सरसाइज करके इंस्पेक्शन करता है। इसका मतलब मुझे यह कह देना चाहिए कि अगर एक कैटेगोरिकल एक्ट कोई बना हुआ है सिविल एक्शंस के लिए तो वो है, और ध्यान रखिएगा उसके ही पावर कोई भी क्या करता है? इंस्पेक्शन करता है, तो यूटिलाइज करता है। यह बात आपको ध्यान, उसी के पावर एक्सरसाइज किए जाते हैं। क्या बात क्लियर है ये? अरे बोलो। तो सर कुछ एग्जाम्पल देना चाहेंगे आप? अगर आप देखना चाहते हैं कि वाकई ऐसा है, तो जहां जहां भी इंस्पेक्शन के पावर दिए जाते हैं वहां वहां उससे सीपीसी के भी पावर दिए जाते हैं, और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूं। जैसे सेबी इंस्पेक्ट कर सकती है, इंस्पेक्ट कर सकती है सेबी। अगर आप चाहो तो अभी गूगल पे मार दो, गूगल करो बच्चों, गूगल करो, सेक्शन 11 सबसेक्शन 2A ऑफ सेबी एक्ट में सेबी को इंस्पेक्शन करने का पावर है, ठीक हो, इंस्पेक्शन करने का पावर है, तो सेबी को इंस्पेक्शन करने का पावर है, इसीलिए सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 में सेबी को सीपीसी के भी पावर दी, सेबी को सीपीसी के पावर दिए हैं। आप भरोसा करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करें पूर्वी पटाक, चेक कीजिए, आप चेक कीजिए, यू विल फाइंड द सेम। का मतलब जहां जहां इंस्पेक्शन वहां वहां सीपीसी फॉर श्योर होगा ही होगा। अपने आप में सीपीसी सीआरपीसी बहुत ही कंप्लीट या एग्जॉस्टिव एक्ट है। क्या है? एग्जॉस्टिव एक्ट है। आप समझते हैं एग्जॉस्टिव एक्ट क्या होता है? तो किसी और एक्ट पर डिपेंड, तो खुद ही हर चीज का सॉल्यूशन आपको, गेटिंग माय पॉइंट? तो हम उसका सहारा ले रहे हैं कंपनीज एक्ट में, मैं लिटरली वही कह रहा हूं बात। तो यहां पर कौन कर रहा है? आरओसी कर रहा है या इंस्पेक्टर कर रहा है? तो जब वो इंस्पेक्शन कर रहा है, जब वो इंक्वायरी कर रहा है, तो वो कौन कौन से पावर से नवाजा गया है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है? तो आरओसी या इंस्पेक्टर, आरओसी या इंस्पेक्टर जब क्या कर रहा है? इंस्पेक्शन या इंक्वायरी, ठीक? तो उसके पास कौन कौन से पावर्स हैं बच्चों? तो मुझे कह देना चाहिए कि समनिंग, ठीक, एंड इन्फोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन, से बुला सकते हैं जबरदस्ती। दूसरा प्रोडक्शन एंड, बताओ आप, प्रोडक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और तीसरा बताओ, बोलो, इंस्पेक्शन।
ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करने का। तो संस्कृति मतलब मुझे ये कहना चाहिए कि सर अगर कुल मिलाकर मुझे लिटिगेशन देखना है, भले एनसीएलटी मैटर का देखना है, भले कंपनी लॉ मैटर्स का देखना है, तो मुझे सीपीसी का ज्ञान तो होना ही चाहिए। और अगर मुझे क्रिमिनल मैटर्स में लिटिगेशन देखना है तो मुझे सीआरपीसी का काम ज्ञान होना ही चाहिए। मैं सीपीसी और सीआरपीसी से अपने आप को किसी रूप में अलग नहीं कर सकता। सीआरपीसी तो इन एनी केस आप किसी भी एक्ट में सीआरपीसी का कोई अल्टरनेटिव आज तक बना ही नहीं है बच्चों। सीआरपीसी का कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं अगर आपको क्रिमिनल मैटर्स की प्रैक्टिस करनी है, वेदर इट इज इन रिलेशन विद द कंपनीज एक्ट, वेदर इट इज इन रिलेशन विद द पीएमएलए और इवन इंडियन पीनल कोड। मर्डर कर दिया तो उसकी भी सजा अगर आप दिलवाना चाहते हो तो यू आर सपोज टू हैव आइडिया ऑफ सीआरपीसी। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है ही नहीं। पर वहीं संस्कृति सीपीसी का नो डाउट अल्टरनेटिव है, जहां एनसीएलटी रूल्स या सेट रूल्स या जितनी भी ट्राइब्यूनल्स हैं ये सब उसके अल्टरनेटिव हैं। लेकिन ये सारी के सारी ट्राइब्यूनल्स ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं सीपीसी के प्रोविजंस को यूज करते हैं। इवन आप यू फाइंड दैट कि आर्बिट्रेशन इज अनदर वे टू रिजॉल्व दी सिविल सूट्स। सिविल मैटर्स को आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व किया जा सकता है, बट आर्बिट्रेशन में भी सीपीसी का आपको ज्ञान होना चाहिए। ऑल्दो सीपीसी वहां वो खुद कहता है कि हमको जरूरत नहीं है, पर सीपीसी एक ऐसी चीज है बच्चों जो बेसिक वही बताता है। करेक्ट। तो एक बात आप ध्यान रखें कि बिना सीपीसी के उद्धार नहीं हो सकता। कौन से मामलों में? सिविल मामलों में, और क्रिमिनल मामलों में सीआरपीसी। तो जो हम लोग भले ही जेआईजीएल में थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में पढ़कर आए हैं, आधा पढ़कर आए हैं, वह यहाँ पर डेफिनेटली इट इज गोइंग हैविंग इट्स वर्थ। ना सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में समसा मुझे कहना चाहिए कि ड्राफ्टिंग में भी इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट एज। ड्राफ्टिंग में भी ये आपकी मदद करे। वीरेंद्र छपा पड़ा है सीपीसी सीआरपीसी, इधर का उधर, उधर का इधर। ठीक। अब सबसे खास बात जहां मैंने आपको ये कह दिया कि आरओसी अगर कर रहा है या इंस्पेक्टर कर रहा है तो उसको असिस्टेंस देनी है, उसको मार्क करने का अधिकार है, उसके पास क्या पावर है सीपीसी के, ये भी बातचीत की। पर मैंने इंफॉर्मेशन या मैंने असिस्टेंस नहीं दी। करेक्ट। तो ऐसे केस में व्हाट एक्शन कुड बी टेकन। अब समझिएगा ये खास बात है बच्चों, जो आपको वाकई ऐसा लगेगा कि यार ये बात तो एक इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन द सेंस in case of not rendering assistance। मैंने असिस्टेंस दोस्तों नहीं दी। आई हैव नॉट गिवन असिस्टेंस इन दिस रिगार्ड। मुझे देने की जरूरत थी, मुझे देने की जरूरत थी कि इंस्पेक्शन अगर हो रहा है या अगर इंक्वायरी होती है तो आई नीड टू ग्रांट असिस्टेंस देयर इन, बट आई हैव नॉट गिवन। तो ऐसे केस में क्या एक्शन ली जाएगी? तो ध्यान रखिएगा 6 months इम्प्रिजनमेंट, फाइन 25,000 से लेकर 1 लाख तक। बात समझ में आई? अरे बोलो। और इसके अलावा हुसैना मुझे कह देना चाहिए कि क्या डायरेक्टर और ऑफिसर shall vacate office in all companies, in all companies। गोला मार दीजिए, all companies का मतलब वीरेंद्र एक जगह कहीं कंपनीज एक्ट में, दोस्तों एक जगह कहीं कंपनीज एक्ट में वेकेशन सिर्फ 167 पे होता था। अरे बोलो हुसैना, पूर्वी संस्कृति, क्या मैं सही कह रहा हूं? एक जगह वेकेशन सिर्फ और सिर्फ कहां पर होता था? कोई कहेगा? 167 में। मैंने बोर्ड मीटिंग 12 महीने में अटेंड नहीं की, मैंने 184 का डिस्क्लोजर नहीं दिया। बोलो, मैं 164 में डिस्क्वालीफाइड हो गया, मोरल एप्टीट्यूड फलाना वलाना सब कुछ, आई हैव बीन रिमूव्ड, तो मुझे वेकेट करना पड़ेगा। बट अपार्ट फ्रॉम इट
there is a one more section basically which provides for the vacation of office of a director. अगर मैंने inspection में या inquiry में necessary assistance नहीं दी तो what action would be taken against me? तो I have already told you कि मुझे ऐसे डायरेक्टर का पद समस्त कंपनियों में छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब अगर हुसैना, इफ आई एम अ डायरेक्टर इन XYZ लिमिटेड, ABC लिमिटेड, और मुझे कह देना चाहिए फलानी PQR लिमिटेड, और यहाँ पर इंस्पेक्शन हुआ या यहाँ पर इंक्वायरी हुई और मैंने यहाँ पर असिस्टेंस नहीं दी, तो मुझे न सिर्फ XYZ का पद छोड़ना पड़ेगा, मुझे सारी की सारी कंपनियों से ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? I need to vacate office from all such companies. I have no choice in this regard. मुझे इस संबंध में कोई भी चॉइस, बात समझ में? तो कल से अगर ये पता चले कि साहब वेकेशन सिर्फ 167 में होता है, तो ऐसा वन मोर सेक्शन बेसिकली एग्जिस्ट ओवर हियर, दैट इज बेसिकली 207। बात समझ में आ गई क्या? ठीक, तो 206 में हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की साहब कि किन ग्राउंड्स पर इंस्पेक्शन हो सकता है या किन किन ग्राउंड पर इंक्वायरी हो सकती है, और अगर इंस्पेक्शन या इंक्वायरी होती है तो दैट टाइम हमारा कंडक्ट और ROC का कंडक्ट क्या हो ना चाहिए, या वो कौन कौन से पावर्स से नवाजा गया है, ये बातचीत की है। और अगर गलती हो व्हाट एक्शन बी टेकन अगेंस्ट मी, ये भी मैंने बातचीत आपसे, बोलो हाँ या नहीं। अब सिर्फ इतना नहीं बच्चों, सिर्फ इतना नहीं, अब मुझे बातचीत करनी चाहिए सेक्शन 208 की। अब अपन जो बात कर रहे हैं वो है सेक्शन 208 की। मैंने क्या कर लिया? इंस्पेक्शन कर लिया, ठीक है, कंडक्ट मेरा हो गया 207 में। अब व्हाट आई एम सपोज टू गिव, मैं इंस्पेक्टर के रूप में या मैं ROC के रूप में, आई एम गोइंग टू गिव रिपोर्ट देयर ऑफ टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मुझे क्या कह देना चाहिए? रिपोर्ट ऑन इंस्पेक्शन और इंक्वायरी। बात समझ में आई कि अगर इंस्पेक्शन हो रहा है और बेसिकली इंक्वायरी इज बिंग अंडरटेकन बाय द ROC और बाय द इंस्पेक्टर, तो मेरा कहना है कि मेरे पास रिपोर्ट देने की क्या लायबिलिटी, ठीक है। तो क्या कहा गया पूर्वी, ध्यान से समझिएगा कि ROC और इंस्पेक्टर चाहे कोई भी हो, ROC हो या इंस्पेक्टर हो, एज द केस मे बी, shall give its report to central government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अब प्रश्न ये है कि यहाँ पर नेहल सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा? व्हाट यू मीन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर हियर? हर्षिता, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या होती है? तो यहाँ से संस्कृति से या पूर्वी से या हुसैना से अगर किसी से भी प्रश्न पूछ लूंगा तो दे वुड बी डेफिनेटली एबल टू आंसर द क्वेश्चन। मैंने क्या कहा, बोलो बच्चों, मैंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो शब्द होता है ये इनकम टैक्स में भी यूज होता है, ये सेबी एक्ट में भी यूज होता है, ये कंपनीज एक्ट में भी यूज होता है। तो मेरा कहना है कि इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, का मतलब क्या है? MCA, बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या? रीजनल डायरेक्टर, ROC भी तो हो सकता है, फिर कोई और। हाउ विल यू बी एबल टू नो कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? कोई कहेगा मुझे? बोलो बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर कौन है? पूर्वी ने कह दिया MC। थिंक रॉन्ग इनटू इट, गलत नहीं है बच्चों, पर तुम्हें क्या लगता है
ये बात आज से आप हर्षिता ध्यान रखिएगा कि किसी भी एक्ट को लेकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती वो होती है जो वो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट होता है जो उसे हैंडल करता है। वो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट होता है जो उसे हैंडल करता है। दैट मीन्स व्हेन इट कम्स टू कंपनीज एक्ट तो देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एमसीए। व्हेन इट कम्स टू कंपनीज एक्ट कंपटीशन एक्ट तो मुझे कहना चाहिए एमसीए। बट व्हेन इट कम्स टू फेमा तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर व्हेन इट कम्स टू सेबी तो सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मेरी बात समझ में आ रही है? व्हेन इट कम्स टू आई शुड से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट बन जाती है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है। एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट आई हैव, या मैं आपको अपने मन से बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये आंसर मैंने कहाँ से खोजा? बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मतलब होता है, ये मुझे कैसे पता चला? हर्षिता सर, हमें कैसे पता कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मतलब होता है? कोई मुझे ये कह सकता है कि हाउ श्रेयांश सर वुड हैव फाउंड इट? मुझे ये कैसे पता चला कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब इधर एमसीए होता है, उधर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है? श्रेयांश सर ने भी तो कोई किताब पढ़ी होगी, पर श्रेयांश सर वाकई बेरेट के अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं है। तो हाउ विल यू एबल टू डिसाइड व्हाट इज अ बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट इन एनी पर्टिकुलर एक्ट? मैंने तो कह दिया तुमको, आसानी से आज तुम्हारे सामने परोस के दे दिया है। अगर मैं नहीं होता तो आप क्या करते? सर दूसरी क्लास लगाते हैं, सर दूसरी क्लास लगाते, लेकिन खुद से प्रयास उसे ना नहीं करते। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। आप आखिर सही समझ ही लेते हैं। कोई कहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट तो जानना बहुत आसान है। हाउ विल यू बी एबल टू डिसाइड स्टेट गवर्नमेंट? जिस स्टेट का वो एक्ट है, जैसे एमपी स्टेट का है तो एमपी, छत्तीसगढ़ का है तो अच्छा। इसीलिए सर मेरा कहना है कि स्टेट के हर एक्ट के आगे स्टेट का नाम होता है। स्टेट के हर एक्ट के आगे स्टेट का नाम होता है। जैसे मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन एक्ट, गुजरात रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है, ताकि आप उसे आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है? बट सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब आपको बेसिकली कहाँ सिखाया गया है? तो मुझे कह देना चाहिए दोस्तों, आई शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट इट, कि हुसैना ये वाला कॉन्सेप्ट जनरल क्लॉजेस एक्ट में दी। ओ, नाम सुना है? पक्का? क्या होता है ये? सर नाम ही सुना है क्या? जो मुझे कह देना चाहिए दोस्तों, मुझे बोल देना चाहिए कि किसी भी वर्ड का क्या मीनिंग होगा या क्या डेफिनेशन होगी सभी एक्ट में, उसके कॉमन डेफिनेशंस बता देता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन किसी भी एक्ट में नहीं है। अगर आप चाहो तो आप अभी सर्च मारो कंपनीज एक्ट में कंट्रोल F करके कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, यू विल नॉट फाइंड इट। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये जनरल क्लॉजेस एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। बात समझ में आई? तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट डेफिनेटली वीरेंद्र क्या हो गई? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। पर टैक्स होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो तो मिनिस्ट्री ऑफ। पर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसने देखा है? ऐसा तो कुछ नहीं, एक ऑफिस की तरह है बच्चों को तो। ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और नहीं बच्चों, क्या होती है? ऑफिस होती है। इसलिए बच्चों को अपने फंक्शन को डेलीगेट करती है। तो क्या करती है? अपने फंक्शंस को डेलीगेट करती है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिस प्रोविजन में आता है, आपको ये चेक करना होगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ने अपने पास रखा है या किसी को डेलीगेट कर दिया है। और वह डेलीगेट कर सकती है, ये बात को जानने के लिए बताइए आपको पूर्वी क्या पढ़ना पड़ता है? क्या ये कि वह डेलीगेट कर सकती है, इस बात को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? चेक करना पड़ेगा कि सेक्शन 458 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोलता क्या है। कौन सा? 458, 470 हैं। करेक्ट है, 470 हैं। और उसमें से 458 तक तो मैं पहुंच गया हूं। और मैं कोई बड़ी बात नहीं है, मैं
ऑलमोस्ट 469 470 तक की तो बातें आपसे करूंगा ही सही। यहाँ तक हाँ बच्चों, बातें तो की जा सकती है पूर्वी, अब कुछ एक आध एक्ट ही तो है जो मुझे आता है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, एक ही एक्ट आता है आपको, दैट इज कंपनीज एक्ट। बोलिए, चेक करिए जरा 458 सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, व्हाट एक्चुअली इट प्रोवाइड्स फॉर। कंपनीज एक्ट का बेयर एक्ट डाउनलोड करो बच्चों। एमसी की वेबसाइट से नहीं, बेयर एक्ट डाउनलोड करें आप सॉफ्टवेयर के रूप में, सॉफ्टवेयर MMJC डाउनलोड कर लें, यू विल फाइंड इट। 458 डेफिनेटली, सीधे गूगल सर्च मार दिया करो, मुझे तो यही याद है कि उसे ना ऐसा ही है कुछ प्रोविजन, आप चाहें तो एक बार चेक कर लो। आता हूं ना रट के? बोलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई नीड टू डिसाइड कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर किसको डेलीगेट किए हैं, और अब ये बात आपकी जिम्मेदारी हुई कि हर बार जिस प्रोविजन में जिस प्रोविजन में कौन सा यूज होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द यूज होगा, तो यू विल ट्राई टू आइडेंटिफाई टू whom such power has been delegated by the central government under section 458 of Companies Act 2013। बात समझ में आई? पूर्वे, क्या हम ठीक कह रहे हैं? ठीक है, तो रिपोर्ट हम किसको करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को करेंगे। इवन मुझे बोल देना चाहिए दोस्तों, मुझे ये बोल देना चाहिए कि इस रिपोर्ट में, इन सच रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट में, इन सच रिपोर्ट आरओसी और इंस्पेक्टर may also recommend central government to order investigation, कि भैया आप क्या करवाओ? इन्वेस्टिगेशन करो। बात समझ में आ गई? तो शुरुआत हुई 206 में और खत्म हो गई रिपोर्ट आने के बाद 208 में, करेक्ट? तो यहाँ पर अपन लोग क्या संस्कृति सीख गए? हम लोग यहाँ पर क्या सीख गए? तो मुझे कह देना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर सीख गए कि इंस्पेक्शन या इंक्वायरी जो है वो किन केसेस में, किन व्यक्तियों के द्वारा, और अगर हमने असिस्टेंस नहीं दी तो व्हाट एक्शन कुड बी टेकन, और रिपोर्ट टू हुम इट इज टू बी वीरेंद्र फाइल, किस व्यक्ति को आपके द्वारा इसे फाइल किया। बात समझ में? तो मेरे हिसाब से 2 रेगुलेटरी एक्शन में खत्म कर चुका हूं कंपनीज एक्ट की, जो आपके अगेंस्ट हो सकती है। आपके अगेंस्ट इन द सेंस द कंपनी इन विच यू आर वर्किंग एज अ कंपनी, करेक्ट? अगर कुछ भी गलत किया तो आपके अगेंस्ट भी ये एक्शन ली जा सकती है। क्लियर? बोलो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं दोस्त, नाउ मूविंग अहेड, अब कहानी आगे की ओर। तो मुझे बोलना चाहिए कि दूसरी और क्या एक्शन ली जा सकती, दूसरी और क्या एक्शन ली जा सकती है रेगुलेटरी? तो मुझे कहना चाहिए सर्च एंड सीजर। अब आज जो सर्च एंड सीजर के मैं जिन प्रोविजंस को आपको समझाने जा रहा हूं, दे रिमेन मैक्सिमम या मोस्ट प्रोबेबली सेम थ्रू आउट इन एवरी एक्ट। मतलब आप समझ लीजिए कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स द कॉमन एरिया ऑफ एवरी एक्ट, वेदर इट इज कंपनी, वेदर इट इज सेबी, वेदर इट इज SCRA, whether it is FEMA, whatever it is, जहाँ भी सर्च एंड सीजर का कोई भी कॉन्सेप्ट अट्रैक्ट होता है तो इन दी सेम मैनर इट इज बीइंग कैरिड आउट, इसी तरीके से इसे किया जाता है। बात समझ में आई? तो कब ये सर्च एंड सीजर की जा सकती है और किसके द्वारा ये सर्च एंड सीजर की जा सकती है, अपन इस पर अब चर्चा कर रहे हैं। एक एक्शन हो गई इंस्पेक्शन, दूसरी हो गई इंक्वायरी।
एंड द थर्ड एक्शन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज अंडर कंपनीज एक्ट इज सर्च एंड सीजर, और किन केसेस में सर्च एंड सीजर किया जा सकता है, व्हाट रिक्वायरमेंट आई नीड टू फॉलो बिफोर इनिशिएटिंग सर्च एंड सीजर, मैं उसकी बात अब आप लोगों से बच्चों कर रहा हूं। मेरी बात समझ में आई? बोलो। तो मुझे कह देना चाहिए दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। कौन सी? दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी अगर मुझे क्या करना है, संस्कृति सर्च एंड सीजर करना है। सर्च का मतलब आप समझते हैं खोजना, एंड सीजर का मतलब होता है जब्त करना। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब अब मैं कहूँ कि डेप्थ में जाएं तो सीजर एंड कॉन्फिस्केशन की बातचीत आपने इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंतर्गत 1955 में सेक्शन 6A और 7 में की थी। कुछ याद आया? सीजर एंड कॉन्फिस्केशन, बोलो, कुछ याद आया क्या? सीजर एंड कॉन्फिस्केशन मैंने कहीं तो मुझे आज याद है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि लिटरली ने भी पढ़ा। कुछ ध्यान आया? पूर्वी? हाँ सर, EPCL, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वाज देयर। ठीक है, पहली चीज ROC और इंस्पेक्टर believes that records of company itself, कंपनी खुद के रिकॉर्ड्स, KMP के रिकॉर्ड्स, डायरेक्टर के रिकॉर्ड्स या ऑडिटर के रिकॉर्ड्स और कंपनी सेक्रेटरी इन फुल टाइम प्रैक्टिस के रिकॉर्ड, वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी। जहां कंपनी सेक्रेटरी नहीं है वहां पर CS इन प्रैक्टिस। बोलो। मे बी कंसील्ड, म्यूटिलेटेड, डिस्ट्रॉयड, कुछ भी किया जा सकता है। जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्या किए जा सकते हैं? डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, कंसील किए जा सकते हैं, छुपाए जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इनके साथ कंपनी अपने खुद के रिकॉर्ड्स के साथ या उसके KMP के रिकॉर्ड के साथ या फिर बात समझ। तो पहले तो ROC या इंस्पेक्टर को ऐसी बिलीफ होनी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट, विद द कंसेंट और अप्रूवल ऑफ स्पेशल कोर्ट, then with the consent or approval of special court, such person may enter into any place and seize records thereof. ठीक, अब एग्जाम में कैसा प्रश्न आएगा? एक प्रश्न तो मैंने आपको बता दिया कल। कौन सा प्रश्न बता दिया? कि इंस्पेक्शन किन किन ग्राउंड्स पे हो सकता है, इंक्वायरी किन किन ग्राउंड्स पे हो सकती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि अगर मैंने रेंडर नहीं किया तो मुझे वेकेशन करना पड़ेगा, और सभी कंपनियों में करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट समथिंग कि जिसमें मैंने डिफॉल्ट किया है उसी से रिलेटेड है। सारी की सारी कंपनियों में आई नीड टू वेकेट माई ऑफिस। एंड द थर्ड क्वेश्चन विच मे ऑकर ओवर देयर इन द एग्जाम, कि अगर मान लो अचानक से रात की 11 बजे फ़ोन आया और मैं घुस गया जाकर और डॉक्यूमेंट्स लेकर आ गया, तो वेदर सच सर्च एंड सीजर इज़ वैलिड और नॉट। तो ऐसे केस में ये सर्च और सीजर जो किया गया है ये वैलिड है या नहीं। तो एक बात पर आपको फोकस करना पड़ेगा कि ये सर्च एंड सीजर, ध्यान रखिएगा, तभी किया जा सकता है जब आपने स्पेशल कोर्ट की कंसेंट ली है।
ठीक, अगर आरओसी या इंस्पेक्टर घुस तो जाता है बट विदाउट अप्रूवल ऑफ द स्पेशल कोर्ट, तो ऐसा सर्च एंड सीजर इज नॉट वैलिड एट ऑल, ये नहीं किया जा सकता। कीप इन माइंड। बात समझ में आई क्या? तो एग्जाम का प्रश्न हर्षिता कहां पर छुपा हुआ होगा? बेसिकली कि आरओसी दौड़ कर गया, ठीक है, या इंस्पेक्टर दौड़ कर गया, किसी भी व्यक्ति के कहने पर पहुंच गया, सीज कराया, वेदर सच सीजर इज वैलिड और नॉट। तो आई शुड रादर से कि ये वैलिड नहीं हो सकता वीरेंद्र, तब तक जब तक कि बच्चों आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने स्पेशल कोर्ट की परमिशन न ले ली। क्या आप समझ पाए हैं? ठीक है साहब, सर्च एंड सीजर करना है, कोई बड़ी बात नहीं। करेगा कौन? इंस्पेक्टर करेगा, आरओसी करेगा। तो यार सर्च एंड सीजर के लिए कौन कौन से पावर्स किसके पास हैं? आरओसी या इंस्पेक्टर के पास है, ये समझना पड़ेगा। एंड द अनदर थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कि सर्च या सीज करने के बाद हाउ लॉन्ग कैन वी कीप दिस रिकॉर्ड्स विद आवरसेल्फ, हम इतने डॉक्यूमेंट्स को हमारे पास कितने समय तक रख सकते हैं। तो आई शुड रादर से देखना such records may be kept for the period of 180 days। 180 दिन के लिए ये रिकॉर्ड्स मैं अपने पास रख सकता हूँ। आई कैन कीप दिस रिकॉर्ड्स विद माई सेल्फ फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज। कौन? आरओसी या विच फर्दर में बी इंक्रीज्ड बाय 180 डेज, जो फिर से 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब 180 प्लस उसके बाद तो चाहो तुम या ना, तुम्हें लौटाने ही पड़ेंगे। बात समझ में आई? अरे बोलो। अब अगर ये लिखा होता कि वीरेंद्र 6 मंथ तक रखना है ना, तो मेरा कहना है कि हाउ 180 डेज, किस तरह से 180 दिन और किस तरह से 6 महीने डिफर करते हैं ईच अदर से। how 180 days and I should say 6 months differ from each other। अगर प्रोविजन में होता कि 6 महीने तक और प्रोविजन में होता 180 दिन, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं महीनों में और कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत सही, वेरी गुड। चलिए, अगर प्रश्न ये आता है कि आज 17 जनवरी है, आपको 1 महीने में किसी कार्य को करना है, तो आपका 1 मंथ कब खत्म हो रहा है? बहुत एग्जैक्ट बेटा, वेरी गुड, वाकई काबिल तारीफ। 16th ऑफ फेब, माइंड ब्लोइंग। कैसे आता है इतना? बहुत बढ़िया, खुश श्रेयांश, बहुत खुश। रेयरली हैपन्स इन माय बेसिस। सही है ये। तो नेहल पटेल, जो बातचीत चल रही थी वो किस तरह की थी बेटा? इस तरह की कि मान लो अगर कैलकुलेशन करना पड़े, कौन सी कैलकुलेशन करना पड़े? डेज की, है ना। तो बिल्कुल आपने सही बताया शमसा कि मान लो अगर मैं मंथ की कैलकुलेशन करता तो हमको कुछ नहीं सोचना है। जैसे जनवरी 17 है और 6 महीने के बाद कोई काम करना है, 6 महीने के बाद कोई काम करना है, तो सीधे जुलाई 16। अब कितने दिन हुए इन बिटवीन, लेना देना नहीं है। पर जब बच्चों में बात करता हूँ दिनों की, तो एक एक दिन काउंट होता है, एक एक दिन काउंट होता है। तो लॉ में ध्यान रखिएगा, अगर मंथ में लिखा हो तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ डेज विच वर देयर इनटू दैट पर्टिकुलर मंथ, आपको वह क्या करना है? इग्नोर कर देना।
व्हाट यू नीड टू डू इज टू इग्नोर देम एट ऑल। आपको ये सब चीज़ें इग्नोर कर देना है, ठीक है। पर जब आप बात करते हैं किसकी, डेज की, तो एक एक दिन आपको काउंट करना, ठीक है। तो मुझे 180 प्लस 180 दिन तक होल्ड करना है। पर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, उसे ना अगर किसी ने इंक्वायरी सर्च एंड सीजर करना है और बिना स्पेशल कोड की परमिशन से कर लिया तो वो गलत हो जाए, ठीक है। आपको स्पेशल कोड की परमिशन तो लेना पड़ेगी। अब अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि स्पेशल कोड क्या होता है, तो फिर आपका जवाब क्या होगा ऐसे केस में। सर अगर हमको पता होता तो हम आपकी बैच में क्यों होते हैं, आप बताइए सर। ऐसा नहीं है, कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं अक्सर करता रहता हूँ, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। जैसे नेहल को भी ये पता है कि स्पेशल कोड क्या होता है। अरे सर हमने सिविल कोड सुना है, हमने क्रिमिनल कोड सुना है, पर हमने आज तक स्पेशल कोड नहीं सुना। पर ये बच्ची बहुत समझदार है, कौन, नेहल पटेल, हुसैना, ये बच्चे सब जानते हैं, ये बिल्कुल जवाब देंगे। बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? सर आप कभी गलत बोलते ही नहीं। बताओ व्हाट यू मीन बाय स्पेशल कोड, बच्चों बताओ। और होते कौन से? jurisdiction is limited, नेहल पटेल। ऑल्दो बात आप सही कर रही हैं, पर चलो ठीक है, आई वुड बी टॉकिंग अबाउट ये स्पेशल कोड का कॉन्सेप्ट। आज अगर मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि पहली बार मेरे मुंह से सुना है, तो ऐसा तो नहीं है नेहल, आज से पहले कहीं यूज़ हुआ था ना ये? हाँ क्या जेल में भी है? होगा। वीरेंद्र अभी आप इतना समझ लीजिए कि इट इज़ क्रिमिनल कोड, सिविल कोड नहीं है। आप क्या मानेंगे इसे? क्रिमिनल कोड। वैसे बहुत अच्छे से अगर 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 बात करूं तो इट इज़ बेसिकली सेक्शन नंबर 435 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। दूसरा सेक्शन जो आज मैंने उस सीरीज़ में यूज़ कर लिया नेहल, अभी तो 458 बोला था, और नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन 435। 435 इज़ देयर, 435 सेक्शन है। बात समझ में आई क्या? बोलो। ठीक है साहब। अच्छा नेहल पटेल ने बिल्कुल सही जवाब बोलकर 435 से ऐसा मान लिया है, ठीक है, धन्यवाद बेटा। अब मुझे सीजर की या सर्च की प्रोसेस को अगर करना है बच्चों, तो इट इज इन सीआरपीसी, इट वुड बी डन अंडर या इन दी मैनर एज गिवन इन सीआरपीसी। मतलब जैसे मैंने कहा ना कि मैंने कहा कैटेगोरिकल एक्ट है ये सीपीसी। और कैटेगोरिकल का मतलब क्या होता है? विच आर कंप्लीट इन इटसेल्फ। कैटेगोरिकल शब्द का मतलब क्या होता है भारती जी? कंप्लीट इन इटसेल्फ। हाँ, अब मैंने वैसे ऑल्दो यू पीपल ऑल बिलोंग टू अ बेस्ट स्कूल, लेकिन हाँ कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जो हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमने थ्रू आउट इन जब भी हिंदी मीडियम से यहाँ तक आए हैं तो बहुत सारी जो कुछ बोलता था सामने वाला, मुझे आज भी याद है, बिल्कुल कान खड़े हो जाते थे, अच्छा ये कौन सा अंग्रेजी का शब्द बोल गया, और बस पीछे पड़ जाते थे हम कि अब हमको भी सीखना है। फिर भी बेटा क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? सर अक्सर हमको भी याद है आप बताया करते थे। तो मुझे कहना चाहिए कि इंस्पेक्शन के पावर या समनिंग के पावर, या फिर आई शुड से डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट के पावर, ये सब सीपीसी में दिए हुए सिविल कोड्स को। सर्च एंड सीजर के पावर जो होते हैं ना बच्चों, वो क्रिमिनल कोड को दिए सीआरपीसी। का मतलब आप समझ लो कि सीपीसी के कुछ छींटे कंपनीज एक्ट में है, सीआरपीसी के भी कुछ छींटे कंपनीज एक्ट में हैं, और कंप्लायंसेस जैसी चीज तो भरी पड़ी है। इसका मतलब दे आर मोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज। ओके, कुछ याद आया? बोलो, कुछ याद आया?
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज। कंपनीज एक्ट भी अपने आप में क्या है बच्चों, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। मेरे हिसाब से ये नई बात नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्या नई बात बोल दी? नहीं सर, एडमिनिस्ट्रेशन है ना, कंपनीज आर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ना। तो ध्यान रखिएगा, इनमें सीपीसी की कुछ चीज़ें होती हैं, इनमें कुछ सीआरपीसी की चीज़ें होती हैं, और इनमें अपार्ट फ्रॉम इट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज होते हैं कि किस तरीके से इन्हें हाउ टू एडमिन। बात समझ में आई? तो कंपनीज एक्ट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। सर अब हुसैना को प्रश्न है, सर आपने जब JIGL पढ़ाया था ना तब आपने ये बात बताई नहीं थी, और द रीज़न वॉज ओनली वन थिंग, जिस दिन तुम CS प्रोफेशनल में आओ और इतनी फीस मुझे पे करो तो तुम्हें कुछ तो लगना चाहिए ना कि सर ने कुछ नया पढ़ाया। सेना मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? मैं वो कि वो कैसे पढ़ा सकता हूँ पूर्वी, संस्कृति, नेहल। अब ये बात तो मैंने वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ाते समय बताई नहीं थी कि भैया कंपनीज एक्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव। मैं तो दो ही बातें करता था, एक सब्सटेंटिव लॉ होता है, एक प्रोसीजरल लॉ होता है। हाँ बात तो आप बताइए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सर्च एंड सीजर एज पर किसके अकॉर्डिंग होता है दोस्तों? एज पर CRPC होता है। ओके संस्कृति, क्या मैं ठीक कह रहा हूं बेटा? बोलो। हाँ या ना? ठीक है। So this is how we are done with another regulatory action that could be taken, but there is a requirement of two things to be taken care of. अपने को दो बातें ध्यान में रखनी है। पहला तो ROC और इंस्पेक्टर should have reason to believe that there are certain documents which could be क्या हो सकते हैं, जो क्या किए जा सकते हैं, मुझे बोलना चाहिए कि डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, या फिर बात समझ में आती है, कंसील किए जा सकते हैं, म्यूटिलेट किए जा सकते हैं, छुपाए जा सकते हैं। तो हम ऐसा करके क्या कर लेंगे, संस्कृति सर्च एंड सीज कर सकते हैं। बट देयर इज अनदर रिक्वायरमेंट दैट आई नीड टू फॉलो ओवर देयर, दैट इज द अप्रूवल ऑफ स्पेशल कोड शुड बी टेकन। स्पेशल कोड अभी के लिए अपन समझ सकते हैं, दीज आर द कोड विच आर डेफिनेटली क्रिमिनल इन नेचर। बिल्कुल नेहल ने सही भी जवाब दिया, लेकिन डेफिनेटली जब ये आगे आएगा तो मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बात समझ में आई? अब हम और पूर्वी अब आगे बात करते हैं बेटा। तो मुझे कहना चाहिए कि अगर सर्च एंड सीजर कहीं पे भी होता है तो डिट इज एज पर CRPC। ये किसके अकॉर्डिंग होता है? CRPC के अकॉर्डिंग होता है। तो अब ये थोड़े से फंडे बहुत क्लियर होना चाहिए कि अब चाहो तुम या ना, पढ़ना तो पड़ेगा। क्योंकि ये जो तुम पढ़ रहे हो ना बच्चों, ये भी आज भी ये तो 10% ही है CPC CRPC। हाँ कसम, कंपनी लॉ तो बच्चा है, लिटरली आपको कह रहा हूँ। कंपनी एक्ट भी पढ़ाता ही हूँ और ठीक ठाक ही पढ़ा लेता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं आज पढ़ता हूँ CPC, मैं आज पढ़ता हूँ CRPC, जब मैं आज पढ़ता हूँ इंडियन पिनल कोड, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि यार ये मैंने कंपनी लॉ कर डाला तो वह वाकई श्रेयांश लाइव झिंगा लाला, अब क्या करना है, अब तो तू छापेगा। पर लिटरली आई रियलाइज टुडे कि अभी तो कुछ आता ही नहीं है बॉस, अभी तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। ये भी वन ऐसा थोड़ी है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। मैं तो पढ़ता ही हूँ, कोशिश करता रहता हूँ, जब मौका मिले दे पढ़ और दे पढ़। पर हाँ, मुक्ति नहीं है ऐसा कि आजकल क्या है, ख्वाब बहुत बड़े हो गए हैं। पहले क्या, कार थी नहीं रोड पे तो दिखती भी नहीं थी, अब कार इतनी है और उतनी महंगी भी है, दिखती है, लगता है अपन भी बैठेंगे एक दिन। इंसान मानने को तैयार ही नहीं है। पहले फीस भी बहुत कम लगा करती थी देख के, मुझे आज भी ध्यान है 4500 रुपये में 2 सब्जेक्ट होते थे मेरे समय में। CS प्रोफेशनल के 4500 रुपये में 2 सब्जेक्ट, और अभी CS प्रोफेशनल में, हाँ मतलब ये सच कह रहा हूँ, इट इज़ वेरी लेस इवन। आप समझ लीजिए, आप थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे, अब व्हेन यू बिकम CS
रियलाइज की तब तक तो मैं पता नहीं कहाँ पहुँचा चुका हूँ कि आई स्टार्टेड कंपनी लॉ इन द ईयर 2015। मुझे जहाँ ध्यान है मैंने 1500 रुपये पर सब्जेक्ट में पढ़ाया था। 2018 जो लास्ट बैच थी इस 12,000 थी मेरी। मुझे तो दो ही चीज़ें अच्छी लगती है, पहली तो परेशान करना और दूसरी खूब फीस। हाँ सर, बकई पार्टी तो दी नहीं आपने कभी। तो क्या सीखे कि यार सर्च एंड सीजर किसी भी एक्ट में होता है तो वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही होता है, और इंस्पेक्शन किसी भी एक्ट में होगा तो वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग होगा? सीपीसी के अकॉर्डिंग होगा। हमेशा ध्यान रखना अब आप सेना, नेहल, पूर्वी इन माइंड ऑलवेज, हमेशा और हमेशा ऐसा ही होगा, और श्योर ऐसा ही होगा। देयर इज़ नो अनदर वे आउट एनी केस, कहीं भी कोई भी अदरवाइज रास्ता नहीं है बच्चों। चलिए अब अपन चौथी रेगुलेटरी एक्शंस की बात कर रहे हैं, दैट इज इन्वेस्टिगेशन। चौथी रेगुलेटरी एक्शन की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज इन्वेस्टिगेशन। इंस्पेक्शन वाज वन ऑफ इट्स काइंड, इंक्वायरी वाज डेफिनेटली अनदर ऑफ इट्स काइंड, and the third one we have seen is search and seizure, and here I am talking about investigation। ठीक है, ऑल्दो अगर मैं सीआरपीसी की बात करता हूं तो इन्वेस्टिगेशन इज जस्ट अबाउट कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, पर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ये इन्वेस्टिगेशन को कई हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, किन हिस्सों में आप समझिएगा ध्यान से पहले कि कौन इस इन्वेस्टिगेशन को करवा सकता है, या यूँ कहूँ कौन इस इन्वेस्टिगेशन को कर सकता है के आधार पर इन्वेस्टिगेशन बता दी गई। समझना, कौन इस इन्वेस्टिगेशन को कर सकता है के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन बांट दी गई। किन मैटर्स पर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है के अकॉर्डिंग भी इन्वेस्टिगेशन बांट दी गई। इवन किस कंपनी के अगेंस्ट ये इन्वेस्टिगेशन हो सकती है के अकॉर्डिंग भी इन्वेस्टिगेशन बांट दी गई। हाउ इन्वेस्टिगेशन इज डिवाइडेड, मुझे क्या कहना चाहिए नेहल, कि किन के द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, तो दो तरह की हो गई। किन मैटर्स पे की जा रही है, तो अगेन फिर से दो तरह की हो गई। और मुझे कहना चाहिए कि किन कंपनियों के अगेंस्ट की जा रही है, तो अगेन ये फिर से दो तरह की हो गई। मेरी बात समझ, तो अपने को कुल मिलाकर कितने प्रकार की इन्वेस्टिगेशन पढ़ना है? 6 प्रकार की इन्वेस्टिगेशन है। तो कैसे डिवाइड की गई है? ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सन हु इज डूइंग सच इन्वेस्टिगेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द मैटर्स किसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और मुझे कहना चाहिए कि मेरी बात समझ में आए, बोलो। तो कंपनीज एक्ट में कह देना चाहिए कि कितनी इन्वेस्टिगेशंस हो गई। ए, हाउ मेनी इन्वेस्टिगेशंस कुड टेक प्लेस ओवर देयर, तो आई शुड से देयर आर 6 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट कुड टेक प्लेस। वन इज एज पर सेक्शन, बोलो बच्चों, इसके अनुसार, तो मुझे कह देना चाहिए कि एज पर सेक्शन 210 के अकॉर्डिंग। ठीक है, एज पर सेक्शन 210 के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अनादर वन इज एज पर सेक्शन 212 के अकॉर्डिंग, एज पर सेक्शन 212 के अकॉर्डिंग। दो, एज पर सेक्शन 213 के अकॉर्डिंग। तो जिस तरीके से अपने को नेहल 205 तो याद है ही, अब 206 के बाद के अपन और याद कर लेंगे, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कंपनीज एक्ट तो अपना तड़तड़ हो गया बेटा, हाँ या ना। सेबी एक्ट अपने को वैसे ही आता है, एससीआरए अपने को ऐसे ही आता है, और इकोनॉमिक लॉ में अपन और कर लेंगे। तो कुल मिलाकर जो मैंने कल बहुत सारे एक्ट की बातचीत की,
वो तो अपने हो ही गए तगड़े। कौन कौन से? कंपनीज एक्ट, सेबी, SCRA, कंपटीशन, EMLA, फेमा, FCRA। बस बच्चों तो के अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है, बाकी सिर्फ सेबी के और कंप्लायंसेस कर लेना। इतनों में ही अपने आप को, और एक IBC, और इतनों में ही अपने आप को होशियार कर लोगे तो तुम्हारा कोई सानी नहीं हो, बस ख़त्म हो रहा है खेल। पर इनको करने के लिए आपको बेसिक लिटिगेशन वाले CPC, CRPC, लिमिटेशन, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये 4 और करने पड़े। कौन से? CPC, CRPC, इंडियन एविडेंस और लिमिटेशन, तगड़े। तो बस और कुछ करना ही नहीं है अपने आप में, बहुत हो गया बच्चों। और अब समय आ गया ना, 24 महीने की ट्रेनिंग है यार, करोगे क्या अब? तो 24 महीने क्या करेंगे? पढ़ेंगे ही तो सही। तो पास हो जाओ तो बोले फिर अब ठीक है, अब टल्ले मार रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है, जा रहे हैं आ रहे हैं मस्त। अब 2 महीने खराब किए ही है ना। अगर मैं अभी पूछूं हुसैना से या अभी आपसे पूछूं किसी से भी तो कि 2 महीने क्या किया, रिजल्ट एग्जाम से लेकर रिजल्ट तक, तो नेहल क्या किया? कोविड की खबर पड़ी सर। पर हाँ, नियम तो यही कहता था नेहल कि क्या करना चाहिए था, जी इंप्रूव करनी। बच्चों एक बात ध्यान रखना, अब 2 चीज़ें करनी पड़ी। पहली चीज़ तो एक अच्छी कंपनी से अगर जॉब चाहते हो तो ट्रेनिंग, और दूसरी चीज़ पर्सनालिटी। जब आप मुंह खोलते हो ना तो सामने वाला चारों खाने चित हो जाना चाहिए। क्या कहा मैंने? हाँ, वो भी यही सोचे कि आखिर बच्चों ने मेहनत, लिटरली आई एम टेलिंग यू, करेक्ट इनफ। झूठ तो मैं बोलने की आदत ही नहीं। 216, 219 और 228 हैंस प्रूव्ड क्या? कि इन्वेस्टिगेशन, ये 2 हैं किसके आधार पर, ऑन व्हाट बेसिस? ये 2 किस पे डिपेंड करेगी? ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन डूइंग इट। कौन ये कर रहा है, हु इज डूइंग इट, कौन ये कर रहा है पे डिपेंड करेगी। 213, 216 ऑन द बेसिस ऑफ मैटर्स, किन मैटर्स पर हो रही है? ठीक है, मैटर स्पेसिफिक आ जाएंगे कि कहीं फ्रॉड हुआ, ठीक है, इंफॉर्मेशन मांगी तो दे नहीं रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन मैटर स्पेसिफिक हो जाए। ठीक है, और 219, 228 बहुत बढ़िया, कंपनीज स्पेसिफिक। अब ये अगर बेयर एक्ट पढ़ोगे या मॉड्यूल पढ़ोगे ना तो इतना इतना एक्सप्लेनेशन नहीं है बच्चों। वो तो क्या है कि मैं पढ़ के आता हूँ, मैं क्या करके आता हूँ, पढ़ के आता हूँ, समझ में आ जाती हैं। अब एग्जाम में आप समझ लो कि ये जो तो मैं करवा रहा हूँ ये 10 मार्क का तो वेटेज रखता है, 2 क्वेश्चन आएंगे 8 मार्क। और मैंने कहा ना कि अगर ये कॉमन प्रिंसिपल्स हैं, अगर इनको कर दिया तो अपन ने दूसरे एक्ट में भी बहुत ज़्यादा अपने को हेल्प मिलेगी। अदर एक्ट एज वेल, वी आर गोइंग टू गेट हेल्प इन टू अदर एक्ट्स एज वेल। बात समझ बोलो। चलिए, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं सेक्शन 210 की।
तो अब मेरे हिसाब से मैंने कितनी रेगुलेटरी एक्शंस का कहानी शुरू कर दी है? चौथी है ये। पहली एक्शन क्या थी वीरेंद्र? इंस्पेक्शन। दूसरी एक्शन थी इंक्वायरी। तीसरी एक्शन थी सर्च एंड सीजर। एंड फोर्थ वन इज बेसिकली इन्वेस्टिगेशन। और बात सिर्फ और सिर्फ अभी कंपनीज एक्ट की चल रही है, मैं सब कुछ यहीं बता दूंगा। सारी रेगुलेटरी एक्शन, सारी रेमेडी, सारी सब चीज़ कंपनीज एक्ट खत्म करके नया खाता खोलूंगा। एंड दैट वुड बी अनदर एक्ट, जो आप बोलो वो फेमा, मेरे हिसाब से आप लोगों को काफ़ी पसंद हो। फेमा बोलिए। पूर्वी, हाँ सर, आखिरकार आपको पते चल ही जाता है। फेमा शुरू कर लेंगे, ठीक है? चलो, तो बताइए यहां पर मुझे क्या करना चाहिए? कौन व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन कर रहा है बेसिकली, विच इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, ठीक है? और मुझे कहना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन कौन ऑर्डर देता है, इसकी भी बात करना। सेंट्रल गवर्नमेंट, अगेन कौन? तो बच्चे क्या करके आएंगे कल कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? कीप इन माइंड व्हाट यू मीन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर हियर। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा अभिप्राय संस्कृति क्या है? बोलो ध्रुवी। सेंट्रल गवर्नमेंट में ये बात बहुत खास है, कोई इससे जबरदस्ती नहीं कर सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे तो ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकती है दोस्तों, चाहे तो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे। कब? ऑन रिसीट ऑफ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 208। ओके, जो अभी इंक्वायरी और इंस्पेक्शन पे एक रिपोर्ट आई थी ना दोस्तों, अभी जो इंक्वायरी या इंस्पेक्शन पे एक रिपोर्ट आई थी जो आरओसी या इंस्पेक्टर ने दी थी, पर क्या किया जा सकता है? इन्वेस्टिगेशन। बात समझ में आई क्या? दूसरा, ऑन स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड बाय मेंबर्स। दूसरा कब? where SR is passed by the members, then also central government is basically having discretionary power to order investigation. जबरदस्ती आज भी even or in public, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? तो मुझे कहना चाहिए कि इन तीन केसेस में, इन दिस थ्री केसेस, may order investigation, बरोबर? कब? when it is necessary in public interest, whether special resolution has been passed or in case of, बोलो, रिपोर्ट रिसीव। बात समझ में आई क्या? इन केसेस में आई कैन ऑर्डर और आई कैन डायरेक्ट, बोलो बच्चों, मैं क्या कर सकता हूं? आई कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। बोलो हाँ या ना? अब मैं और आगे बातचीत कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। बट if tribunal so require, ट्राइब्यूनल को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, then CG shall order
सच इन्वेस्टिगेशन। का मतलब क्या दोस्तों? इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ जगह डिस्क्रिशनरी पावर है टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ जगह डिस्क्रिशनरी पावर है टू ऑर्डर, और कुछ जगह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है कि उसे क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करनी। चॉइस, ये अगर बात करें तो ये सबसेक्शन 1 है, और ये जो बात करें वो सबसेक्शन, बात समझ में आई? अच्छा, अब मैंने क्या कहा कि ये वो प्रोविजन है जिसमें इन्वेस्टिगेशन जो की जा रही है, जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, आई शुड रादर से कि कैसे डिफरेंशिएट किया गई है, ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सन हु इज कंडक्टिंग सच इन्वेस्टिगेशन, है ना? तो मुझे कह देना चाहिए सीजी अथोराइज वन और मोर इंस्पेक्टर टू डू सच इन्वेस्टिगेशन। बात समझ में आई? तो ये इन्वेस्टिगेशन कौन करता है दोस्तों? इंस्पेक्टर करता है। पर प्रश्न नेहल के मन में ये है कि आखिर ये इंस्पेक्टर होता कौन है? तो जिस तरीके से आरओसी होता है, बोलो, उसी तरीके से इंस्पेक्टर होता है सेक्शन 215 में। कहाँ? सेक्शन 215 में देयर इज अ इंस्पेक्टर। ठीक है क्या? बोलो। तो क्या चीज देखने को मिल गई अभी तक कि 4 प्रकार की रेगुलेटरी एक्शंस कुड बी टेकन इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस और अदरवाइज, एंड वन वाज बेसिकली, आई शुड रादर से, वन वाज inspection, another one was inquiry, third one was search and seizure, and the fourth one that we have started with is investigation. और यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो बेसिक ये आएगा कि किन किन केसेस में इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, और अगर ऐसा किया जाता है तो क्या मैंडेटरली इट इज़ नेसेसरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर सच इन्वेस्टिगेशन। तो अगर ट्राइब्यूनल बोलती है तो इन्वेस्टिगेशन करवाना ही पड़ेगी, बट इफ एज सच नॉट सो प्रोवाइडेड, तो ऐसे केस में पब्लिक इंटरेस्ट में या फिर एसआरएस पास, तो फिर खुद के पास चॉइस हो। बोलिए हाँ या ना? पक्का? तो चलिए, अब आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलता है दोस्तों, और उसके बाद फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।